फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब जानेंगे कि आखिर प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। ये सवाल बहुत सारी महिलाएं के मन में घूमता रहता है। तो आइए जानते हैं। जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करते हैं और कंसीव होने में दिक्कतें आती है, टाइम लगता है, तो हमें बहुत सारी सलाह हमारे फ्रेंड्स देते हैं, हमारे रिलेटिव्स देते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स देते हैं। और कंसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना समय लेना चाहिए, कौन सी पोजीशन इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी बातें वो लोग बताते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंसीव करने के लिए सेक्स के बाद हमें कितनी समय तक लेटे रहना चाहिए। पहले हम ये जानेंगे कि कंसीव करने का पीरियड कौन सा होता है हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे फर्टाइल विंडो कौन सी रहती है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद 12 से 24 आवर्स तक हमारा अंडा जिंदा रहता है और उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसका भ्रूण बन जाता है, बच्चा तैयार होता है। लेकिन जब हमारा इंटरकोर्स हो जाता है तो स्पर्म पहले वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद गर्भाशय के मुख से वो ऊपर चढ़ते हैं और यूटरस में और ट्यूब में बसे रहते हैं। ये स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में यानी कि स्त्रियों के गर्भाशय में 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं, यानी कि उनका फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन तक अच्छा रहता है। इसलिए ओव्यूलेशन के पहले 3 दिन, ओव्यूलेशन के बाद 1 दिन, ये 4 दिन जो रहते हैं वो प्रेग्नेंट होने में महत्वपूर्ण रहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो आइए हम जानेंगे ये फर्टाइल विंडो में सेक्स करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है। हमें जो सलाह दी गई है कि पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कि कुछ ऐसे पोजीशंस रहते हैं जिसका वजह से आप जल्दी कंसीव कर सकते हो, लेकिन ये सरासर गलत है, गलत फहमी है। आपको कोई भी पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप कंफर्टेबल हो और आपका पेनिट्रेशन जिस पोजीशन में डीप रहती है उसी पोजीशन को अपनानी है। और ये पोजीशन आपको खुद ही फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए कौन सी पोजीशन ज़्यादा सही है, जिससे हम सभी कंफर्टेबल हैं और हमारा पेनिट्रेशन भी डीप हो। इसलिए आपको उन सारी बातों पर विश्वास नहीं रखना है कि एक ही पोजीशन या किसी पर्टिकुलर पोजीशन से ही आपको इंटरकोर्स करना है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पीरियड के दौरान जब आपका सेक्स हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है, इस सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं और इसमें बाकी जो फ्लूइड रहता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, वह सीमेनल वेसिकल फ्लूइड रहता है। कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, पस सेल रहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं। इनमें सिर्फ स्पर्म को ही यानी शुक्राणु को ही ऊपर गर्भाशय में चढ़ना रहता है, सिर्फ शुक्राणु को ही ऊपर जाना रहता है। जो मिलियंस ऑफ स्पर्म इंटरकोर्स के बाद वजाइना में गिरते हैं उनमें से सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो ही सिर्फ यूटेराइन कैविटी में चले जाते हैं और बाकी सारे स्पर्म से ये जो फ्लूइड रहता है, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टैटिक सिक्रीशन, उसके साथ बाहर आ जाते हैं। वो जो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म ऊपर चढ़ते हैं उनके लिए यूट्रस के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, जो खिंचाव होता है, वो इनको ऊपर लेने में मदद करता है। और उसके साथ ही ट्यूब की जो सक्शन मैकेनिज्म रहता है उससे वो स्पर्म ट्यूब के अंदर खींच जाते हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से जब अंडा निकलता है यानी कि ओसाइट बाहर आता है, बीज बाहर आता है, तो फैलोपियन ट्यूब इस बीज को अंदर खींच लेती है और ये बीज ट्यूब की जो एम्पुलरी पोर्शन होता है एक फैलोपियन ट्यूब का रहता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा भाग रहता है, इसमें ये बीज स्पर्म के लिए वेट करता रहता है वहाँ पे एम्पुलरी में। फिर जब इंटरकोर्स हो जाता है गर्भाशय के मुख से स्पर्म्स ऊपर चढ़ते हैं जो यूट्रस में आ जाते हैं। जो यूट्रस में रहते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। उनमें से 300 से 400 स्पर्म से ही फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं ऊपर की ओर, यानी कि बीज के साइट में स्थित हो जाते हैं। और सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है उसमें 300 से 400 में स्पर्म में सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है हमारा एक
को पेनिट्रेट करता है और उसका भ्रूण बन जाता है। वैसे देखा जाए तो इंटरकोर्स के बाद जब वजाइना में स्पर्म्स गिरते हैं तो वजाइना से ट्यूब तक जाने तक उनको कुछ मिनट का ही समय काफ़ी हो रहता है उनके लिए। और इस सारी प्रक्रिया में स्पर्म्स का जो ट्रैवल करना होता है, यानी कि गर्भाशय के मुख से फैलोपियन ट्यूब तक जो ट्रैवल करना रहता है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही रहता है दूरी। तो इसलिए जब हमें पूछा जाता है कि हमें कितनी समय तक लेटे रहना है, एक्चुअली ये काम फ्यू मिनट्स का रहता है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के तौर पर आपको 10 से 15 मिनट आप लेटे रहोगे तो भी काफ़ी है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब हम कंसीव करना चाहते हैं तब सेक्स के बाद तुरंत उठ के टॉयलेट में जाके आपको वजाइना को फ्लैश नहीं करना है, क्लीन नहीं करना है। कुछ परफ्यूम्स वाली चीज़ें भी आपको नहीं यूज़ करनी है, नहीं लगाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्स के तुरंत बाद आप वॉशरूम चले गए, वजाइना को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे करने के बावजूद भी आप कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 मिनट तक अच्छे मोटाइल स्पर्म जो होते हैं वो एक के पास पहुंच जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जान लिया कि कंसीव करने के लिए आपको सेक्स के बाद कितने समय तक लेटे रहना चाहिए, कितने समय तक बेड पे लेटे रहना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। आज का वीडियो आपको समझ आई कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का तरीका क्या होता है, सही तरीका। और आपके मन में जो सवाल चल रहे थे, घूम रहे थे कि बेड पे कितनी देर तक लेटे रहने के बाद आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आई होप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप वीडियो पे बने रहें, हमेशा वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें। धन्यवाद।